Hello students, welcome to our online platform. Students, myself engineer PP sir, your physics mentor. So बच्चों आज का ये जो टॉपिक अपना ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का आपका टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी को बच्चों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है और किस पैटर्न के क्वेश्चंस इसके आपके डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बच्चों आज का अपना स्थिर वैद्युतिकी का पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों विद्युत आवेश से। विद्युत आवेश क्या होता है? तो देखो बच्चों, विद्युत आवेश की जब भी अपन बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये कि विद्युत आवेश आपने खूब नाम इसका सुना हुआ होगा कि भाई जब भी हम आवेशित वस्तुओं की बात करते हैं या आवेश की, या जब हम बात करते हैं कि करंट लगना, झटका लगना, इसका मतलब क्या था? वहां सब चीजों में शामिल क्या था? विद्युत आवेश। तो बच्चों विद्युत आवेश होता है किसी भी निकाय का एक मूलभूत गुण जिसके आधार पर वस्तुएं होती है आकर्षित या प्रतिकर्षित। तो किसी भी वस्तु का एक ऐसा मूलभूत गुण होता है जिसके आधार पर वस्तुएं विद्युतमय होती हैं अथवा आकर्षण प्रतिकर्षण का प्रभाव शो करती हैं, दर्शाती हैं। यहां पर देखो हमने दिया हुआ है कि भाई ये विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव दर्शाती हैं। तो विद्युत चुंबकीय दोनों प्रभावों में एक जनरल बात जो है, एक जो कॉमन बात, सामान्य बात है बच्चों, वो ये है कि भाई यहां पर आकर्षण प्रतिकर्षण या विद्युतमय होने का गुण दिखता है या इनका अनुभव करता है। तो विद्युत आवेश की उत्पत्ति, कैसे विद्युत आवेश की उत्पत्ति हुई? तो देखो बच्चों यहां पर थोड़ी सी इसके बारे में इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री इसकी दी हुई है, इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात की हुई है कि भाई कोई भी हम परमाणु की बात करते हैं तो उसका परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वो होता है नाभिक, और नाभिक होता है हमेशा धनावेशित, और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके ऋणावेशित। तो ये चीजें आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ी हुई होगी। तो सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी ही उसमें नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसका मतलब वो परमाणु होता है आपका विद्युत उदासीन। तो विद्युत उदासीन का मतलब क्या हो गया कि जितना उसमें धनावेश है उतना ही उसमें है ऋणावेश। ये हमने एक जनरल बात करी। चलिए इसी तरीके से दूसरी बात, परमाणु की विद्युत उदासीनता को समाप्त करके आवेशित कणों को उत्पन्न किया जा सकता है। अब सीधी सी बात यह है कि भाई अगर वो विद्युत उदासीन है, अब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लें या उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन दे दें तो हम उसकी विद्युत उदासीनता को समाप्त कर सकते हैं, मतलब उस वस्तु को आवेशित करके विद्युत उदासीनता समाप्त की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो अभी जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब अगर वो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो बच्चों वहां पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी। इसका मतलब वो वस्तु बन गई आपकी धनावेशित। और अगर इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए जाएं, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हमेशा ही बताती है ऋणावेश को। इलेक्ट्रॉन की अधिकता बताती है ऋणावेश को। जब एक वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। अब दूसरी चीज यहां पर ये देखिए बच्चों, अगर किसी भी वस्तु से दूसरी वस्तु पर हम इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है दूसरी वाली की अपेक्षा जिसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए साथ में वो बन जाती है आपकी ऋणावेशित, और जिसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है बच्चों वो बन जाएगी धनावेशित। तो ये हमने जनरल बात करी। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है मास ऑफ ई इज इक्वल टू 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। ये होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि सब आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश होते हैं बच्चों दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। तो सिंपल सी चीज, धनावेश और ऋणावेश को, आवेश की जब भी बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि आवेश मतलब आता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब धनावेश हो गया और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि मतलब हो गया ऋणावेश। अब देखिए बच्चों, समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? समान प्रकृति के आवेश होंगे तो वो करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो वो करेंगे एक दूसरे को आकर्षित। देखो दोनों समान प्रकृति के थे, कर रहे हैं प्रतिकर्षित एक दूसरे को। विपरीत प्रकृति के हैं तो एक दूसरे की ओर दौड़े चले आ रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है यहाँ पर आकर्षण। तो इस तरीके से अपन बात करते हैं आवेश की जनरल, कि भाई क्या तो आवेश होता है और किस तरीके से आवेश के लिए हम आकर्षण प्रतिकर्षण की बात करते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं आवेश के लिए मात्रक विमाओं की। तो आवेश हमने क्लास 10th में, छोटी क्लासों में बच्चों आपने आवेश के बारे में पढ़ा होगा कि भाई विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर, I इज इक्वल टू होता है बच्चों Q अपॉन T। तो यहां से देखो Q इज इक्वल टू हो गया I इंटू टी। तो अगर मैं इसके SI मात्रक की बात करता हूं तो इसका SI मात्रक होता है बच्चों यहाँ पर कूलाम। SI मात्रक होता है इसका कूलाम। और दूसरा हम यहां से दे सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड बोल दो बच्चों इसको, चाहे कुलाम बोल दो। एक कुलाम बराबर होगा एक एम्पियर इंटू सेकेंड के।
छोटे मात्रकों में बात करें तो ये हो गया मिली कुलाम, माइक्रो कुलाम, नैनो कुलाम, ये इसके होते हैं और छोटे मात्रक। तो देखो बच्चों, सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक, हम आवेश का सीजीएस मात्रक दो तरीके से परिभाषित करते हैं। एक होता है ईएसयू मात्रक, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब स्थिर विद्युत मात्रक। तो एक होता है स्थिर विद्युत मात्रक बच्चों, इसको हम बोलते हैं ईएसयू मात्रक। और दूसरा होता है आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, इसको हम बोलते हैं ईएमयू मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ईएमयू मात्रक तथा ईएसयू मात्रक। जो ईएसयू मात्रक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं स्टेट कुलाम, इसको हम बोलते हैं स्टेट कुलाम। और जो ईएमयू, जिसको हमने बोला है विद्युत चुंबकीय मात्रक बच्चों, इसको हम बोलते हैं एब कुलाम, ये होता है एब कुलाम। तो यहां पर हमने दो प्रकार के सीजीएस मात्रकों की बात करी। एक ईएसयू, स्थिर विद्युतिकी में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं ईएसयू मात्रक या स्टेट कुलाम। और दूसरा विद्युत चुंबकीय में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय मात्रक, ये होता है आपका एब कुलाम। क्या संबंध होता है? तो देखिए, कुलाम में होते हैं, एक कुलाम में होते हैं 3 गुणा 10 की घात 9 स्टेट कुलाम, ये हो गए आपके स्टेट कुलाम। और एक कुलाम में होते हैं 1/10 एब कुलाम। तो एक कुलाम में तो होते हैं 3 गुणा 10 की घात 9 तो होते हैं बच्चों स्टेट कुलाम, और एक कुलाम में 1/10 होते हैं आपके एब कुलाम। तो ये यहां पर संबंध होता है एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में। अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं तो बच्चों यहां पर आई और टी है, दोनों ही मूल राशियां होती हैं। तो इसका जो विमीय सूत्र है वो हम बोल देते हैं A1 T1, A1 T1। तो इसको A1 T1 बोल दो चाहे AT बोल दो, एक ही बात है। ये अपन ने बात करी। चलिए और कुछ हम यहां पर बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को धन एवं ऋण चिन्ह दिए। तो बच्चों, जो इसका छोटे से छोटा मात्रक होता है, जिसको आप सीजीएस मात्रक बोलते हो, उसका एक और नाम हम बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैंकलिन। तो इसका सीजीएस मात्रक और होता है, जिसको आप फ्रैंकलिन बोल सकते हो। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, जिसको हम औद्योगिक मात्रक भी बोलते हैं, वो होता है बच्चों फैराडे। तो फैराडे को सबसे बड़ा मात्रक बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट, औद्योगिक मात्रक। एक फैराडे में होते हैं 96,500 कुलाम, एक फैराडे में होते हैं 96,500 कुलाम। इसका उपयोग किया जाता है जहां पर आवेश का उत्पादन किया जाता है, काफी बल्क में, काफी अधिक मात्रा में आवेश का उत्पादन जहां पर किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं आवेश के विद्युत चुंबकीय मात्रक और स्थिर विद्युत मात्रक में अनुपात की, तो देखिए बच्चों, ईएसयू बटा ईएमयू की अगर अपन बात करते हैं तो एक ईएसयू में तो होते हैं, एक ईएसयू हो गया 1/3 गुणा 10 की घात 9। तो 1/3 गुणा 10 की घात 9 बटा ईएमयू हो गया 1/10। तो देखो बच्चों, ये रिलेशन आ जाता है आपका 10/3 गुणा 10 की घात 9, ये हो गया 1/3 गुणा 10 की घात 8। और बच्चों 3 गुणा 10 की घात 8 होती है मीटर पर सेकंड में। ये वेग होता है आपका निर्वात में प्रकाश का। तो इसको हम बोल सकते हैं बराबर 1/c, 1/c। तो ईएसयू बटा ईएमयू 1/c, ये आप कह सकते हो 1 ईएमयू बटा 1 ईएसयू। विद्युत चुंबकीय मात्रक और स्थिर विद्युत मात्रक का अनुपात है, ये होता है निर्वात में प्रकाश के वेग के तुल्य, कांस्टेंट होता है हमेशा। अब देखिए बच्चों, बिंदु आवेश की बात करें तो बिंदु आवेश क्या हो गया? किसी निश्चित आकार की आवेशित वस्तु के कारण इसके बाहर स्थित विद्युत क्षेत्र का व्युत्क्रम का पालन करे और यह वस्तु बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करे। मतलब कुछ इस तरीके से यहां पर आवेश का वितरण हम समझ सकते हैं कि संपूर्ण आवेश किसी एक ही जगह पर केंद्रित माना जाए, तो वहां पर उस आवेश वितरण को हम ये कह सकते हैं कि भाई ये बिंदु आवेश की तरह व्यवहार कर रहा है। और उसके लिए अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का बच्चों अगर पालन करें, तो ऐसे आवेश को हम बोलते हैं बिंदु आवेश। चलिए नेक्स्ट हमने बात करी आवेश स्थानांतरणीय है। तो बच्चों आवेश ट्रांसफरेबल होता है, स्थानांतरणीय होता है। इसको मतलब कि एक वस्तु से, एक आवेशित वस्तु से दूसरी आवेशित वस्तु पर हम आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध होता है।
तो अगर हम बात करते हैं कि भाई कोई वस्तु आवेशित है तो आवेश है उसका तो हमेशा द्रव्यमान भी होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आवेशित वस्तु है तो उसका द्रव्यमान होगा हमेशा। लेकिन अगर सिर्फ वो द्रव्यमान वाली वस्तु है, सिर्फ हम ये बात करें कि किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो आवेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तुओं का भी द्रव्यमान होता है। सो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा यदि आवेशित वस्तु है तो द्रव्यमान से बद्ध है, मतलब द्रव्यमान रहेगा उसमें। लेकिन अगर द्रव्यमान है और हम ये कहें कि ये आवेशित है या नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया आवेशित है। ये आवेशित भी हो सकती है और अनावेशित भी हो सकती है। आवेश संरक्षण की बात करी जाए तो बच्चों हम जब भी किसी निकाय में आवेश संरक्षण बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि भाई उस आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसी एक वस्तु, किसी एक निकाय में जितना आवेश है उस आवेश को हम दूसरे निकाय या दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ना तो उत्पन्न और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको नष्ट कर सकते। तो ये हमने बात कर ली यहां पर। आवेश की स्थिरता, आवेश की स्थिरता का मतलब ये हो गया कि बच्चों जो आवेश है ये आपका इसका संख्यात्मक मान वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता, या इसको मैं दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूं कि आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। चाहे तो आपका निर्देश तंत्र स्थिर हो, चाहे आपका निर्देश तंत्र गतिमान हो, अगर किसी निकाय में कोई आवेश Q है तो वो उसकी गति या स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो इसका यह है कि ये परमाणु उदासीन है। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के द्रव्यमान में अंतर यह व्यक्त करता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में अधिक गति से गतिमान है। यदि आवेश का मान वेग पर निर्भर करता तो परमाणु की विद्युत उदासीनता समाप्त हो जाती। क्यों? क्योंकि वहां पर वो इलेक्ट्रॉन का वेग जो है प्रोटॉन के वेग की तुलना में काफी अधिक होने के कारण से वो कब का पलायन कर चुका होता वहां पर। तो हमेशा ध्यान रखना कि भाई आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बच्चों दो चीजें यहां पर आपको ध्यान रखनी है। देखिए एक ये इसके माध्यम से मैंने यहां पर समझाया है कि यदि आवेश आपका स्थिर अवस्था में है तो बच्चों स्थिर आवेश से सिर्फ और सिर्फ उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र, केवल E, ये उत्पन्न करेगा केवल विद्युत क्षेत्र। तो स्थिर आवेश सिर्फ और सिर्फ उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर V नियत वेग से कोई आवेश आपका गतिमान हो तो नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। सो कीप इन माइंड, ध्यान रखना बच्चों, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तीसरी चीज यहां पर बोली है कि अगर कोई आवेशित कण जो है वो असमान वेग से गति करे, असमान वेग से गति करे तो वो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कुछ विकिरण या कुछ ऊर्जा को भी उत्सर्जित करता है। ध्यान रखिएगा ये चीज। तो तीन तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है। चौथा इसी में बच्चों में एक और ऐड कर सकता हूं कि यदि कोई त्वरित आवेश हो, मान लो कि भाई कोई आवेश है और ये हो त्वरित आवेश हो, एक समान त्वरण से गतिमान हो, तो त्वरित आवेश बच्चों उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, EM तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा ये त्वरित आवेश। तो ये कुछ हमने बात करी कि भाई आवेश की किस तरीके से ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करता है। आवेश किसी भी चालक की बाह्य सतह पर रहता है, तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश रहता है उसकी बाह्य सतह पर। क्यों? मान लो कि अगर कोई आवेश, माना कि ये हमारे पास कोई निकाय है और इसके अंदर कोई आवेश गलती से रह गया और बाहर भी इस पर कोई समान प्रकृति का आवेश है, तो इस बाहर वाले आवेश के कारण इस अंदर वाले आवेश पर बल लगता है और ये बल तब तक लगता है जब तक कि ये संपूर्ण आवेश बाह्य पृष्ठ पे ना आ जाए। बल की प्रकृति होती है बच्चों यहाँ पर प्रतिकर्षण की, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और इतना प्रतिकर्षण बल लगाता है कि संपूर्ण आवेश अंदर से बाहर सतह पर आ जाए। तो इसके अंदर जो आवेश बचता है वो रहता है आपका 0। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना। जैसे जनरली ये चीज, जैसे साबुन का बुलबुला है ये आवेशित होने पर फैलता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है बच्चों कि ये आवेशित होने के कारण से, यहाँ पर समान आवेशित होने के कारण से प्रतिकर्षित होता है, जिसके कारण से इसका आकार बढ़ जाता है। नुकीले बिंदुओं से आवेश का क्षरण, तो
जब भी हम बात करते हैं आवेश घनत्व की, तो बच्चों आवेश घनत्व जो है वो नुकीले स्थानों पर अधिकतम होता है। किसी भी वस्तु में यदि हम आवेश घनत्व की बात करते हैं तो आवेश घनत्व का मान नुकीले भागों पर अधिकतम होता है। जैसे ये दो स्केमेटिक हमने लिए हैं, दो डायग्राम से यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं। पहला हो गया एक आपका कोई सममित डायग्राम है, दूसरे वाले में ये आर्बिट्रेरी शेप का अनियमित शेप का कोई ये आपका एक चालक है जिस पर आवेश, तो देखा होगा आपने यहाँ पर दिख रहा है ये कि भाई ये आपका नुकीले भाग है, तो नुकीले भागों पर यहाँ पर आवेश की अधिकता है। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पर कि इन भागों पर आवेश घनत्व अधिक होता है। पढ़ेंगे आगे चल के अपन, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो नुकीले भागों पर क्षेत्रफल कम होता है जिसकी वजह से इनका घनत्व ज्यादा होता है। पढ़ेंगे बच्चों इसी चैप्टर में आगे। नेक्स्ट अपन बात करें आवेश का क्वांटीकरण, चार्ज क्वांटाइजेशन, आवेश का क्वांटीकरण। तो बच्चों हम यहां पर निकायों को विभाजित करते हैं दो भागों में, एक होते हैं सूक्ष्म निकाय और एक होते हैं स्थूल निकाय। तो जब भी हम बात करते हैं आवेश क्वांटीकरण की, तो बच्चों क्वांटीकरण का हम क्लासिफिकेशन करते हैं सूक्ष्म निकायों के लिए। तो जितने भी सूक्ष्म निकाय होते हैं उन सूक्ष्म निकायों में हम ये कंसीडर करते हैं कि भाई आवेश सतत रूप से न होकर विविक्त रूप से होता है, अर्थात छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, और इन पैकेटों को बच्चों बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं इनको? क्वांटा। और क्या कहा गया कि भाई प्रकृति में जो संभावित आवेश है उनमें छोटे से छोटा जो मूलभूत कण है वो माना गया है आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये कह दिया गया कि किसी भी वस्तु में यदि हम आवेश की बात करते हैं तो उस वस्तु में आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। अब देखिए यहां पर मैंने प्लस माइनस दोनों लिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता इलेक्ट्रॉन की कमी बताएगी वहां पर आवेश, तो ये धनावेशित भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। एन की वैल्यू पूर्ण गुणज है, मतलब एन होगा तो हमेशा 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, कभी भी भिन्नात्मक मान इसका संभव नहीं है। एन की वैल्यू कभी भी बच्चों 1/2 3/2 इस तरीके से कभी भी संभव नहीं है, यह हमेशा होता है पूर्ण गुणज। तो ये अपन ने बात करी आवेश के क्वांटीकरण की। चलिए बच्चों इसी में थोड़ी सी एक और डिटेल में बात करें तो बच्चों एक साइंटिस्ट था गिलमैन, उसने इलेक्ट्रॉन से छोटे आवेशित कण भी सर्च कर लिए। साइंटिस्ट का नाम था गिलमैन और इसने इलेक्ट्रॉन से छोटे आवेशित कण भी सर्च कर लिए, खोज लिए, जिनको बोला जाता है क्वार्क। जिनको क्या बोला जाता है? क्वार्क। और ये क्वार्क बच्चों बने होते हैं प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों से मिलकर, प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। और आवेश की अगर बच्चों इन पे हम बात करते हैं तो आवेश होते हैं इनकी +-e/3 +-2e/3 एंड सो ऑन। तो इनकी खोज तो हो गई है लेकिन बच्चों इनका अभी तक प्रैक्टिकल प्रूफ कोई नहीं मिला है, इसलिए हम आज भी मूलभूत कण हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन को। और अगर हम क्वार्क से भी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्वार्क भी मिलकर इलेक्ट्रॉन का निर्माण करते हैं। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि साहब इलेक्ट्रॉन यहां से भी संभव है। तो ये बात करी हमने आवेश के क्वांटीकरण की। चलिए बच्चों थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई आवेश और द्रव्यमान में क्या यहाँ पर सिमिलरिटीज होती है, क्या समानताएं होती हैं, क्या असमानताएं होती हैं। तो विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों जब भी हम आवेश की बात करें तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा ही धनात्मक होता है। चाहे ये कम हो सकता है लेकिन हमेशा रहेगा धनात्मक। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान इसके वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन द्रव्यमान का मान वेग पर, वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। इसके लिए आइंस्टीन का अपेक्षिकता का सिद्धांत हम यूज करते हैं, m = m0/(1-v²/c²). तो यहां पर द्रव्यमान की वेग पर निर्भरता होती है लेकिन आवेश का वेग पर कोई डिपेंडेंस, कोई निर्भरता नहीं होती। चलिए बच्चों और अपन बात करें इसमें तो देखिए आवेश होता है क्वांटीकृत, आवेश होता है हमेशा क्वांटीकृत, लेकिन द्रव्यमान का कोई क्वांटाइजेशन नहीं होता, इसका कोई क्वांटीकरण नहीं होता। द्रव्यमान तो हमेशा ही होगा सतत रूप से। इसी तरीके से विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित होता है। तो विद्युत आवेश तो संरक्षित होगा लेकिन द्रव्यमान में कोई संरक्षण का कॉन्सेप्ट नहीं होता, द्रव्यमान कोई संरक्षण प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है। इसे ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो द्रव्यमान ऊर्जा में, ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित हो सकती है। बच्चों पढ़ेंगे हम आगे चल के ये फॉर्मूला E = mc², ये आपने पढ़ा हुआ होगा। ये होता है ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। इसी तरीके से आवेशों के बीच बल आकर्षी या प्रतिकर्षी हो सकते हैं। तो आवेशों के बीच तो बल आकर्षी या प्रतिकर्षी हो सकते हैं, लेकिन बच्चों अगर कोई दो पिंड जिनके द्रव्यमान हो तो उनमें हमेशा ही
आकर्षण प्रवृत्ति का बल होता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आवेश और द्रव्यमान के लिए डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम बात करते हैं आवेशन की विधियां। तो बच्चों, आवेशन की 3 विधियां होती है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपन इसका करेंगे। आवेशन की 3 विधियां होती हैं। तो अब अपन बात करते हैं बच्चों आवेशन की विधियां। तो जैसा कि अभी मैंने बात करी कि आवेशन की 3 विधियां होती है, किस तरीके से आवेश का स्थानांतरण किया जाता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर। तो आवेशन की बच्चों होती है सामान्यतः 3 विधियां। घर्षण द्वारा आवेशन, अपन बात करें घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी होती है प्रेरण द्वारा, और तीसरा होता है बच्चों चालन द्वारा। तो आवेशन की 3 विधियां होती हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ में बच्चों अपन बात करते हैं प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा और चालन द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं घर्षण द्वारा। तो बच्चों, कोई दो वस्तुओं को यदि एक दूसरे के साथ में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। इस विधि को हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। तो आवेशन का सिंपल सा मतलब समझो कि भाई आवेशन होता क्या है। तो आवेशन का मतलब क्या होता है? चार्ज का ट्रांसफर, आवेश का स्थानांतरण। आवेशन का मतलब हो गया बच्चों आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण तो 3 तरीके से हुआ। रगड़ने के कारण, घर्षण के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए। जैसे अपन एक एग्जांपल के साथ में बात करें तो बच्चों, अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए, तो रेशम के कपड़े पर कुछ कांच की छड़ से आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिससे रेशम का कपड़ा तो बन जाता है ऋणावेशित और कांच की छड़ बन जाती है धनावेशित। इसी प्रकार यदि प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ को हम रगड़ दें बच्चों ऊनी कपड़े से, या हम बिल्ली की खाल से उसको रगड़ दें, तो बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं एबोनाइट की छड़ पर, जिससे छड़ हो जाती है आपकी ऋणावेशित और वो ऊनी कपड़ा बन जाता है धनावेशित। मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए वो तो ऋणावेशित, और जिसने त्याग दिए वो बन गया बच्चों आपका धनावेशित। तो इस तरीके से अगर इन दोनों को हम वापस एक निकाय बोल दें, अगर मैं बोलता हूं कि रेशम का कपड़ा और आपकी जो अपना कांच की छड़ है, ये दोनों मिलकर एक निकाय है, तो यहां पर कुल आवेश संरक्षित, जितने इलेक्ट्रॉन एक से गए उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे ने ग्रहण किए। इसी तरीके से एबोनाइट की छड़ या ऊनी कपड़ा, दोनों को एक निकाय मान ले, तो जितना इलेक्ट्रॉन ऊनी कपड़े से कांच की एबोनाइट की छड़ पे आया था उतने ही इलेक्ट्रॉन इसने त्याग किए हैं। इसका मतलब कुल आवेश फिर से संरक्षित है। दूसरी चीज प्रेरण द्वारा। तो प्रेरण द्वारा में क्या होता है कि जब भी किसी, ये मान लिया कि भाई कोई आवेशित चालक छड़ है, इसको हम किसी अनावेशित चालक वस्तु के पास में लेके आते हैं, तो जैसे इसको हम पास में लेके जाते हैं तो उस अनावेशित चालक वस्तु के पास वाले सिरे पर तो विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होने लगता है। ये करता है इसको आकर्षित। आकर्षित करने का मतलब क्या समझा गया यहां पर कि भाई इस छड़ पे, जो छड़ हम पास में लेके जा रहे थे, इस पर जिस भी प्रकृति का आवेश है, इस अनावेशित के पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ गया, इसलिए वो कर रहा है उसको आकर्षित। और उतना ही धनावेश या उतना ही समान प्रकृति का आवेश दूसरे सिरे पर उत्पन्न होने लगता है। अब अगर हमें यहां पर संपूर्ण प्लेस पे गोले पर सिर्फ ऋणावेश चाहिए, तो बच्चों इस धनावेशित वाले भाग को हम कर देते हैं यहां पर भू संपर्कित। इसको कर दिया भू संपर्कित, ग्राउंडेड कर दिया, तो धनावेश जितना ही उत्पन्न होगा वो तो सारा चला जाएगा जमीन पे, और दूसरी वाली इस प्लेट पे अब सिर्फ और सिर्फ उत्पन्न रह जाएगा आपका ऋणावेश। अब अगर यहां से हम देखें तो ये जो ऋणावेश है ये इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये संपूर्ण भाग पे ऋणावेश एक समान रूप से वितरित हो गया। तो यहां पर कई बार आपसे पूछ लेता है कि किसी अनावेशित चालक गोले पर ऋणावेश कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? प्रेरण विधि द्वारा, यदि इसके पास में कोई धनावेशित चालक छड़ लाई जाए तो इस तरीके से आप प्रेरण विधि द्वारा कर सकते हो। इसको हम बच्चों टेम्परेरी मेथड ऑफ चार्जिंग भी कह सकते हैं, इसको हम अस्थायी विधि भी कहते हैं। यदि इस चालक छड़ को हम यहां से बाहर खींच लें तो ये आवेश यहां पर गायब भी हो जाता है। तो प्रेरक वस्तु का आवेश नियत रहता है। प्रेरित आवेश का मान प्रेरक आवेश से कम या बराबर हो सकता है, इसका अधिकतम मान। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कई बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव सेक्शन में। तो Q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1 - 1/k। तो Q डैश तो है बच्चों यहाँ पर प्रेरित आवेश, और Q है यहाँ पर आपका प्रेरक आवेश जिससे ये प्रेरित हुआ है।
तो Q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के होता है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, प्राविद्युतांक बोलते हैं बच्चों के को। तो Q प्रेरक आवेश है, के अनावेशित वस्तु का प्राविद्युतांक, और Q डैश को भी बताया मैंने प्रेरित आवेश बोलते हैं। ये चीज अपन ने पीछे बात करी। देखो बच्चों, अलग अलग माध्यमों के लिए यहाँ पर बात करी गई है प्राविद्युतांक की, या इसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। प्राविद्युतांक बोल दो इसको, या अपेक्षिक विद्युतशीलता बोल दो। निर्वात या वायु के लिए बच्चों इसकी वैल्यू 1 होती है, पानी के लिए 80 होती है, अभ्रक के लिए 6 से 9 के बीच में होती है, यहाँ पर स्टैंडर्ड बोला है 6। कांच के लिए होती है बच्चों 5 से 10 के बीच में, और सभी धातुओं के लिए होती है ये अनंत। मतलब धातुओं के लिए बच्चों प्राविद्युतांक या विद्युतशीलता का मान होता है इन्फिनिटी, अनंत होता है। कुचालक का प्राविद्युतांक अनंत नहीं हो सकता। धातुओं के लिए के अनंत, इसलिए Q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। इसका मतलब धातुओं में प्रेरक आवेश और प्रेरित आवेश परिमाण में समान होते हैं और इनकी प्रकृति होती है विपरीत। तीसरा बोल दिया बच्चों चालन द्वारा। चालन द्वारा कह सकते हैं इसको, या हम कह सकते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। यदि किसी एक चालक वस्तु को, मान लिया ये हमारे पास में कोई एक चालक वस्तु है और ये दूसरी है अचालक वस्तु, तो किसी चालक वस्तु के पास में किसी हम अनावेशित चालक वस्तु को लेके आते हैं, आवेशित चालक वस्तु के पास में अनावेशित चालक वस्तु को संपर्क में रखते हैं, तो बच्चों संपर्क में लाने पर क्या हुआ कि समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होने लगता है उस अनावेशित वस्तु पर, और आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों पर आवेश समान उत्पन्न ना हो जाएं। क्लियर? तो ये होता है बच्चों यहां पर चालन द्वारा आवेशन। तो विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले ट्रक के पीछे सड़क को स्पर्श करती हुई एक चेन लटकी होती है, जिसके कारण घर्षण द्वारा प्रेरित आवेश पृथ्वी में चला जाता है। तो बच्चों ये क्या होता है कई बार कि लंबे रूट पे जब ये आपके ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले ट्रक होते हैं, चाहे तो वो एलपीजी, सीएनजी या गैस बोल दो, कोई भी ज्वलनशील गैस बोल दो, चाहे आपके डीजल पेट्रोल ईंधन वाले कुछ बोल दो, तो इनके पीछे क्या होता है एक चेन लगी होती है जो रोड को टच करते हुए चलती है। उसका लॉजिक क्या होता है कि भाई वहां पर कोई भी अतिरिक्त आवेश यदि उत्पन्न होता है तो वो अतिरिक्त आवेश घर्षण द्वारा कहां पर चले जाता है, पृथ्वी तल में चला जाता है, जिससे स्पार्क होके और उसके ब्लास्ट होने का चांस यहां पर नेग्लिजिबल, नगण्य हो जाता है। चलिए बच्चों इसी के साथ बात करते हैं कि भाई विद्युतदर्शी क्या होती है। तो विद्युतदर्शी बच्चों एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम आवेश की उपस्थिति की बात करते हैं। तो आवेश की, किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति अगर हमें देखनी है तो उसके लिए हमारा उपकरण होता है विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी में क्या होता है, सोने की पत्तियां लगी होती है, जब भी कोई आवेशित वस्तु ऊपर वाली नोक पे उस पर टच करती है तो जो नीचे सोने की पत्तियां लगी होती है वो आपस में सिकुड़ जाती है या फैल जाती है। तो उनका जो सिकुड़ना या फैलना है वो बताता है हमें आवेश की उपस्थिति के बारे में। सिंपल सी चीज ये ध्यान रखनी है, इसमें कोई राम कहानी आपको ध्यान में नहीं रखनी कि भाई विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो आवेश की उपस्थिति को बताता है हमें। चलिए बच्चों कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस देखते हैं। एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया जाए तो इसकी त्रिज्या, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों कि ऋणावेश देने पे प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण के कारण से इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, मतलब इसका आकार बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। दूसरा बोल दिया निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो बच्चों अभी पीछे हमने बात करी थी कि भाई आवेश हमेशा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज नहीं है तो वो वाला आवेश संभव नहीं होगा। तो यहां पर देखिए ये 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 20 कूलम जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज नहीं है, इसलिए ये आवेश संभव नहीं होगा। यदि तांबे के एक ठोस गोले एवं खोखले गोले की त्रिज्याएं समान है तो अधिकतम आवेश कितना हो सकता है यहाँ पर। तो बच्चों चाहे तो ठोस गोला हो चाहे खोखला गोला हो, अधिकतम आवेश दोनों समान ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि संपूर्ण आवेश जाएगा उसके बाह्य सतह पर, तो अंदर उसके आयतन से हमें कोई मतलब नहीं है। संपूर्ण आवेश जाएगा उनके बाह्य पृष्ठ पर, तो बाह्य पृष्ठ दोनों के समान क्षेत्रफल रखते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा दोनों पर समान आवेश। अगला हमने बात करी एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये बच्चों आप निकाल सकते हो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई से। अगर एक कूलम बोल दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 6.25 गुणा 10 की घात 18। 6.25 गुणा 10 की घात 18, तो ऐसा कोई ऑप्शन वही सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर, यदि तार में 10 की घात, कोई तार है जिसमें 10 की घात 7 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं, तो इसमें उत्पन्न विद्युत धारा है। तो निकाल सकते हो सीधा I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। ये बोल दिया आपको 10 की घात 7 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, तो एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू हमने कह दिया N E अपॉन टी।
तो बच्चों आपको दे दिया यहाँ पर n/t, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दे दी 10⁻7। तो इसको अगर आप गुणा कर दोगे इलेक्ट्रॉन के आवेश से तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का विद्युत धारा का मान। तो 1.6 गुणा 10⁻12, ऑप्शन नंबर हो गया डी करेक्ट, इतना एम्पियर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ सिंपल क्वेश्चन बनते हैं अब तक जो आवेश की हमने बात करी है। तो बच्चों पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लेक्चर का स्थिर वैद्युतिकी का, वो स्टार्ट होता है कूलाम के नियम। अब तक अपन ने जो बेसिक चीजें करी, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया इसका, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई इसकी वो शुरुआत हो गई। कूलाम का नियम, तो सबसे पहली चीज तो ये कि भाई कूलाम का नियम, कूलाम एक वैज्ञानिक था जिसने स्थिर और बिंदुवत आवेशों के लिए बल का एक नियम दिया। आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर एवं बिंदुवत। तो मान लिया कि भाई दो आवेश है Q1 Q2 जो स्थिर और बिंदुवत हैं और इनके बीच की दूरी है r। तो यहां पर कूलाम ने बताया कि भाई इनके बीच में या तो आकर्षण प्रवृत्ति का बल लग सकता है और या लग सकता है प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का बल। तो इसको कूलाम ने बताया कि भाई ये बल जो है F जो है ये समानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल और व्युत्क्रमानुपाती होगा इनके मध्य दूरी के वर्ग के। तो F समानुपाती हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बच्चों यहां पर एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं समानुपाती नियतांक K। तो ये हो गया K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये संबंध बनता है बच्चों यहां पर कूलाम के बल का। K को बोल दिया समानुपाती नियतांक। K की निर्भरता किस पर करती है बच्चों, तो K निर्भर करता है सिर्फ और सिर्फ दोनों आवेशों के मध्य माध्यम, कि भाई माध्यम क्या है यहां पर, तो ये माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मात्रकों पर प्रभाव देखिए सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति के लिए तो बच्चों K की वैल्यू होती है 1। सीजीएस पद्धति में K की वैल्यू 1, तो F इज इक्वल टू हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और बल का मात्रक होगा बच्चों यहाँ पर डाइन, बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। तो यहां से आप इसकी बात कर सकते हो। यदि हम बात करते हैं एसआई पद्धति में, जब हो आपका वायु या निर्वात, तो बच्चों वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम कह सकते हैं 9 गुणा 10⁹ मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो यहां पर देखिए न्यूटन और डाइन में संबंध आप क्लास 11th में देख चुके हो, 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵5 डाइन। तो यहां से आप बता सकते हो एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं बच्चों हम निर्वात की या निरपेक्षीय विद्युतशीलता इसको बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻12। एप्सिलॉन नोट का मान यहां से आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻12, मात्रक हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों हम इनकी विमाओं की बात करते हैं तो यहां पर K के लिए जो विमा होती है वो होती है m-1 L3 T-4 A-2, m1 L3 T-4 A-2। और यहां पर इसके लिए बोल दी हमने कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी विमा होगी इसकी रेसिप्रोकल। विद्युतशीलता एवं चुंबकशीलता का प्रकाश के वेग के साथ में संबंध C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट। तो बच्चों ये हम विद्युत चुंबकीय तरंगों में देख चुके हैं इसको, तो C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट। विद्युत चुंबकीय तरंगों में और देखेंगे इसको डिटेल में, अगर नहीं बात करिए वहां पर आपने। तो माध्यम का प्रभाव, जब दो आवेशों के बीच में प्रावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भर दिया जाए तो बल K गुना से घट जाएगा। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम माध्यम भर दें संपूर्ण भाग में तो Fm इज इक्वल टू ये बन जाता है F अपॉन K, जहां पर K को बोल दिया हमने माध्यम का प्रावैद्युतांक। तो माध्यम में हमेशा ही बल है वो निर्वात की अपेक्षा कम होता है। अगर संपूर्ण भाग में हो तो हम बोल देते हैं कि भाई बल जो है वो K गुना घट जाता है, मतलब 1/K गुना हो जाता है निर्वात का। ये हमने बात कर ली यहां पर। तो देखो यहां पर Fm इज इक्वल टू F एयर अपॉन K। तो माध्यम में बल क्या हो गया, वायु में या निर्वात में कूलाम बल का 1/K गुना। यदि एक प्रावैद्युत माध्यम को आंशिक रूप से आवेशों के बीच में भर दिया जाए, तो अगर बच्चों दो आवेशों के मध्य जो दूरी है उसमें आंशिक रूप से कोई प्रावैद्युत रख दिया जाए, तो यहां पर सबसे पहले तो अपन बात करते हैं प्रभावी दूरी की। तो मान लो कि दोनों आवेशों के बीच में दूरी है r और इसकी मोटाई है t। तो बच्चों यहां पर दोनों आवेशों के बीच में जो प्रभावी दूरी होती है मान लो वो है आपकी r0। तो इसकी वैल्यू होती है r माइनस टी प्लस टी इंटू रूट के, r माइनस टी प्लस टी इंटू रूट के। तो t होती है बच्चों यहां पर
मोटाई उस प्रावैद्युतांक की और k होता है उसका प्रावैद्युतांक। r हो गई दोनों के बीच में दूरी। कुलाम ने, अच्छा बल भी निकाल सकते हो। अब दूरी दोनों आवेशों के बीच में तो प्रभावी दूरी, तो नीचे स्क्वायर किसका आ जाएगा, आर माइनस टी प्लस टी इंटू रूट के का। कुलाम नियम का सदिश रूप, तो बच्चों जब भी हम सदिश रूप की बात करते हैं तो कुलाम के नियम का सदिश रूप जो है ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की व्याख्या करता है। अगर मैं बात करता हूं कि कोई आवेश Q1 जो है वो Q2 पर बल लगा रहा है, अगर कोई आवेश Q1 जो है वो Q2 पर बल लगा रहा है, तो F12 वेक्टर का मतलब हो गया जो पहले लिखते हैं उस पर बल लगता है, जो बाद में लिखते हैं उसके कारण से लगता है। तो F12 का मतलब कि Q1 पर बल लग रहा है Q2 के कारण से। तो बच्चों इसका फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। तो हम यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर लेंगे वो लेंगे बच्चों R12 कैप। तो ये हो गया यहाँ पर। अच्छा कुलाम के बल की अपन दिशा की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर जो दिशा होती है इसकी, मान लो कि भाई ये Q1 है और ये यहाँ पर कोई दूसरा आवेश Q2 है। Q1 Q2 पे बल लगाए तो इसकी दिशा ये हो गई, Q2 Q1 पे बल लगाए इसकी दिशा ये हो गई। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई कुलाम बल जो है उसकी दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। आकर्षण है तो एक दूसरे की ओर और प्रतिकर्षण है तो एक दूसरे से बाहर की या एक दूसरे से दूर, लेकिन रहेगी दिशा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। चलिए बच्चों आधारभूत बलों की तुलना यहां पर की गई है टेबल में। तो देखिए क्या दिया है टेबल में। तो इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं वैसे ही समझा देता हूं। बच्चों प्रकृति में जितने भी आपके ज्ञात बल हैं उन ज्ञात बलों में सबसे प्रबल बल होता है आपका नाभिकीय बल। सबसे प्रबल बल होता है नाभिकीय बल, क्योंकि ये नाभिक में स्थित परमाणुओं के मध्य, नाभिक में स्थित अणुओं ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। वहां पर जो दूरी है इनके बीच में वो होती है बहुत छोटी, लगभग फर्मी के आकार के। तो इतनी कम दूरी में लगने के कारण से ये बल होते हैं सर्वाधिक प्रभावी। हमेशा ये होते हैं आकर्षी प्रवृत्ति के, नाभिकीय बल होते हैं हमेशा आकर्षी प्रवृत्ति के, और ये होते हैं सबसे अधिक शक्तिशाली। इनकी जो प्रबलता है, अपेक्षिक शक्ति है, वो होती है सबसे ज्यादा। प्रकृति में जितने भी ज्ञात बल हैं उन सब में दुर्बल बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। यह हमेशा लगता है दो द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच में, और इसकी प्रवृत्ति भी हमेशा होती है आकर्षण की, लेकिन यह सबसे दुर्बल होता है यहां पर। फिर स्थिर चुंबकीय बल, स्थिर एवं गतिमान आवेशों के कारण से जो चुंबकीय बल लगते हैं, तो बच्चों ये मॉडरेट प्रवृत्ति के बल होते हैं। मतलब इसकी जो प्रबलता है ये गुरुत्वाकर्षण की तुलना में तो काफी अधिक होती है, लेकिन नाभ के बलों से कम होती है। अगर मैं बात करूं तो लगभग 10⁻37। बच्चों अगर मैं इनकी परास की बात करूं तो दीर्घ परासी होते हैं आपके विद्युत चुंबकीय बल, या जिनको हम बोल सकते हैं कूलाम बल। इनकी परास होती है काफी अधिक, लेकिन सबसे कम परास वाले बल होते हैं नाभिकीय बल। अभी मैंने बताया 10⁻−15 मीटर, एक फर्मी की ऑर्डर में ही ये कार्यरत करते हैं। दुर्बल बल बीटा क्षय प्रक्रिया में ये, तो दुर्बल बल ये हम कह सकते हैं दुर्बल नाभिकीय बल कह सकते हैं इनको। कुलाम का नियम गतिमान आवेशों के लिए लागू नहीं होता, तो पहली चीज तो ये यहीं पे कट हो गई। क्लियर कट कुलाम ने अपने नियम में बोला कि भाई ये नियम जो मैं बता रहा हूं ये लागू होगा केवल स्थिर और बिंदुवत आवेशों के लिए। ठीक है, तो गतिमान आवेशों के लिए लागू नहीं होगा। गतिमान आवेशों के लिए आगे अपन बात करेंगे, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं और वहां पर चुंबकीय बल भी कार्यकारी होंगे। कुलाम का नियम 10⁻−15 मीटर से अधिक दूरी के लिए होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने समझाया आपको कि 10⁻−15 मीटर से कम अगर दूरी हुई आवेशों के बीच में तो वहां पर अब नाभिकीय बल अधिक प्रभावी हो जाएंगे। इसलिए दोनों के बीच में दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10⁻−15 मीटर से ज्यादा। एक आवेश Q1 दूसरे आवेश Q2 पर कोई बल लगाता है तो तीसरा आवेश पास में हो तो उसकी उपस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये होती है अन्योन्य क्रियाएं। यहां पर आवेशों के बीच में होती है अन्योन्य क्रियाएं। अगर दो आवेशों के बीच में कूलाम बल लगता है तो तीसरे आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण एवं स्थिर विद्युत बलों का अनुपात, दो इलेक्ट्रॉनों में 10⁻43/1, दो प्रोटोनों में 10⁻36/1 और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में 10⁻39/1। ये संबंध आप याद रखना चाहो डायरेक्टली रख सकते हो एमसीक्यूज के लिए। मूलभूत बल अवरोही क्रम में, तो जैसा कि मैंने अभी बताया सबसे प्रबल बल होते हैं नाभिकीय बल, फिर विद्युत चुंबकीय, फिर दुर्बल नाभिकीय बल, और फिर होते हैं गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल प्रकृति में ज्ञात बलों में सबसे दुर्बल होते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत,
तो देखिए बच्चों, अध्यारोपण का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो हमारे पास में एक n आवेशों का निकाय है और उस n आवेशों के निकाय में हम किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण निकालना चाह रहे हैं परिणामी बल। ये इस एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण से हम निकालना चाह रहे हैं बच्चों परिणामी बल। तो क्या होगा यहां पर, इस पे देखो, अगर ये वाला इस पे बल लगाएगा तो मान लो इसकी दिशा हो गई ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये वाला इस पे बल लगाएगा तो इसकी दिशा हो गई ये वाला इस पे बल लगाएगा तो इसकी दिशा हो गई कुछ ये। तो यहां पर देखो, जितने भी यहां पर बल लगते हैं वो सारे अलग अलग दिशाओं में है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई जब बहुआवेशीय निकाय है उसमें किसी एक आवेश पर परिणामी बल निकालना होता है तो वो उस पर परिणामी बल होता है बराबर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के तुल्य। दिशा है इसलिए सदिश योग के तुल्य, तो सदिश योग के तुल्य होता है। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे बात कर ली कि दो आवेश वायु या निर्वात में r दूरी पर हैं और उनके बीच में कार्यकारी बल F है। आवेशों के बीच पूर्णतः प्राविद्युत भरने पर बल घट जाएगा, ये अभी पीछे अपन ने बात करी। बल को नियत बनाए रखने के लिए उनके बीच की दूरी कितनी कर दो, r इंटू रूट के। अगर बल का मान हमें वही रखना है उस प्राविद्युत माध्यम में भी तो दूरी का मान कर दो r इंटू रूट के। इसको बोलते हैं प्रभावी वायु दूरी, प्रभावी वायु दूरी। तो जैसे अभी पीछे बात करी थी कि संपूर्ण भाग में प्राविद्युत रख दे तब तो प्रभावी दूरी क्या थी, r रूट के। और अगर कोई स्लैब रख दिया जाए, कोई हम कोई टी मोटाई का स्लैब रखते हैं तो प्रभावी दूरी क्या थी, अभी अपन ने देखा था r माइनस टी प्लस टी इंटू रूट के। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये आंशिक के रूप में और ये संपूर्ण भाग के रूप में पूर्णतः। चलिए बच्चों बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके कूलाम के नियम पे। तो बच्चों पहला ही क्वेश्चन यहां पर दे दिया कि भाई दो बिंदु आवेश है +3 माइक्रोकुलाम +8 माइक्रोकुलाम और एक दूसरे को 40 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो समान प्रकृति के हैं तो जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण होगा। यदि -5 माइक्रोकुलाम का आवेश प्रत्येक में और जोड़ दिया जाए तो अब बल कितना होगा। तो बच्चों यहां पर पैनिक वाली कोई चीज नहीं है, पहले यहां पर Q1 Q2 और आपको F दे दिया तो R निकाल दो, दोनों के बीच की दूरी निकाल दो। तो दूरी निकालने के बाद में अब -5 ऐड कर दिया तो -5 आपने ऐड किया +3 में तो बल बच गया कितना, -2 माइक्रोकुलाम। और +8 में जोड़ दिया तो ये बच गया बच्चों +3 माइक्रोकुलाम। तो एक चीज तो ये पता लग गई कि भाई अब -5 माइक्रोकुलाम जोड़ते ही दोनों आवेशों के बीच में होगा आकर्षण। और उसके बाद सिंपल सा आपको फॉर्मूला यहां पर रखिए और कैलकुलेशन कर लेनी है इसकी। तो देखो जैसा कि मैंने बताया था आर की वैल्यू यहां से निकाल दो, एफ डैश यहां से निकाल दो, अनुपात देख लो। तो एफ डैश इज इक्वल टू -10 सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है यहाँ पर, आकर्षण को। तो यहाँ पर प्लस माइनस दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर ले लिया माइनस का, तो माइनस बता रहा है आकर्षण को। दो छोटी गेंदें जिनमें प्रत्येक पर कूलाम बल Q है, एक स्टैंड के हुक से बराबर लंबाई L मीटर की दो विद्युत रोधी डोरियों से लटकाई गई है। तो ये देखो इस तरीके से दो डोरियां थी जिनसे ये हुक पे इनको लटका दिया गया। इस समायोजन को एक उपग्रह में रखकर अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहां ले जाया जाता है। तो दोनों डोरियों के बीच में कोण तथा डोरियों में तनाव बल कितना होगा। तो देखो बच्चों इस स्थिति में तो जहां पर माध्यम नहीं है, तो माध्यम नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसका मतलब ये पृथ्वी की ओर जो अपन बात करते थे कि भाई इनका झुकाव होता है, ये पृथ्वी के केंद्र की ओर इनका भार होता है। तो अब माध्यम वहां पर गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होगा तो ये दोनों एक दूसरे के आ जाएंगी समांतर, दोनों आ जाएंगे एक दूसरे के समांतर। तो और ये स्थितियां बन जाएंगी कुछ इस तरीके से। और इनके बीच में जो कोण है तो कोण तो बन जाएगा बच्चों यहाँ पर 180 डिग्री, कोण तो बन जाएगा 180 डिग्री। और देखो यहां से ये जहां पर सस्पेंड किया था इसको, ये वो हुक हो गया, यहां से इसकी लंबाई थी L और यहां से इसकी लंबाई थी L। तो अब दोनों के बीच में प्रभावी दूरी हो गई बच्चों 2L। तो अपन निकाल लेंगे यहां पर कि भाई बल कितना लग गया, जितना ये तनाव होगा वो तनाव किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर प्रतिकर्षण बल के। तो T इज इक्वल टू बल हो गया यहां पर KQ² अपॉन 4L²। तो KQ² अपॉन 4L², ऐसा जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये पहला ही ऑप्शन हो गया, कोण तो हो गया 180 डिग्री और ये हो गया KQ² अपॉन 4L², 2L का स्क्वायर कर दिया तो 4L² हो गया। तो क्या चीज ध्यान रखनी है, किसी ऐसे उपग्रह में ले गए जहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है इसका मतलब आकर्षण पृथ्वी की ओर या नीचे उस उपग्रह के केंद्र की ओर, वहां पर उसका आकर्षण नील हो गया, इसका मतलब दोनों तुरंत चले जाएंगे और एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाएंगे, मतलब डोरी बिल्कुल तन जाएगी और एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये संरेखित हो जाएंगे।
फिर से बोल दिया कि भाई दो आवेश हैं, 1 माइक्रोकूलाम 5 माइक्रोकूलाम, लगने वालों बलों का अनुपात बताना है आपको। तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, तो अनुपात बता सकते हैं बच्चों, 1 माइक्रोकूलाम पे 5 माइक्रोकूलाम लगाए और 5 माइक्रोकूलाम पे 1 माइक्रोकूलाम लगाए। ये जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, म्यूचुअल इंटरेक्शंस होते हैं, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, तो एक दूसरे पे जितना बल लगाता है दूसरा भी उतना ही पहले पे बल लगाता है, मतलब न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना होती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, 40 माइक्रोकूलाम और -20 माइक्रोकूलाम के दो आवेश कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इन्हें आपस में संपर्क में लाके फिर उसी दूरी पर रख दिया जाए। तो देखो बच्चों, मान लिया कि ये प्रारंभ में, ये बोल दिया मैंने 40 माइक्रोकूलाम वाला और ये बोल दिया -20 माइक्रोकूलाम वाला, दोनों के बीच में प्रारंभिक दूरी बच्चों मान ली गई है r। और इस स्थिति में यहां पर कोई बल बोल दिया मैंने कि भाई ये बल है F, इसको बोल दिया K Q1 Q2 अपॉन ये कोई दूरी हो गई r²। अब इनको संपर्क में लाए, तो संपर्क में लाने पर अभी मैंने चालन द्वारा आवेशन में एक चीज आपको समझाई थी कि यह दो वस्तुओं को यदि आपस में संपर्क में लाया जाता है तो आवेशन की प्रक्रिया तब तक होती है जब तक दोनों पर आवेश परिमाण में समान ना हो जाएं, या दोनों पर समान परिमाण के आवेश ना हो जाएं, या उनकी वैल्यूज बराबर बराबर ना हो जाएं। तो 40 और -20 को संपर्क में लाए तो 40 -20 बच गया बच्चों 20 माइक्रोकूलाम। अब दोनों को पृथक पृथक कर दिया तो हो गया 20 का आधा आधा, मतलब एक पे आ गया 10 और दूसरे पे भी आ गया 10। और ये कह रहा है कि उसी दूरी पे वापस रख दो इनको, उसी दूरी पे वापस रख दिया। तो देखो बच्चों, पहले वाली स्थिति में तो मैंने बोल दिया कि बल था आपका कोई F1, जिसको बोल दिया K, और 40 गुणा 20 हो गया बच्चों 800 बटा r²। और अब दूसरी वाली स्थिति में बल बोल दिया मैंने F2 और इसको बोल दिया K, और यहां पर आ गया 100 बटा r²। दोनों की तुलना करी तो बच्चों K 100 इंटू r² की जगह मैंने क्या रख दिया F1/8। तो F1/8 बल कितना हो गया यहाँ पर 1:8 गुना प्रारंभिक व अंतिम बल। तो प्रारंभिक और अंतिम बल का अनुपात निकालना है, F1/F2 पूछा है, तो F1/F2 तो हो गया 8:1। ये हो गया बच्चों। तो इस तरीके से यहां पर आपको क्वेश्चंस के पैटर्न मिलेंगे। चलिए और देखते हैं एक दो पैटर्न के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश Q को दो भागों में Q1 और Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रख दिया गया है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम करना है। मान लो कि भाई Q आवेश था, इसके हमने दो टुकड़े कर दिए, एक Q1 और दूसरा बोल दिया मैंने Q2। चलो भाई, Q2 को मैंने क्या बोला कि भाई कुल आवेश Q था, तो Q2 को मैंने बोल दिया कि भाई Q में से Q1 कम कर दिया तो वो Q2 मिल गया हमें। और अब इन दोनों को एक दूसरे से किसी दूरी कैपिटल R पर रख दिया। ये कह रहा है कि इनके बीच में जो प्रतिकर्षण है वो अधिकतम होगा। तो प्रतिकर्षण अधिकतम होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि जो dF/dQ है उसकी वैल्यू बोल दो कि भाई, अगर Q1 ले रहे हो तो Q1 बोल दो, dF/dQ1 की वैल्यू हो गई 0। मतलब उस आवेश के सापेक्ष उस बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन की दर होगी यहाँ पर बच्चों 0। तो यहां से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सिंपल सा डेरिवेशन आपको यहाँ पर करना है, एफ की वैल्यू रख देनी है, जैसा कि चलो देख लो एक बार किस तरीके से रखना है। एक आवेश मैंने बोल दिया Q1 और दूसरा आवेश बोल दिया Q माइनस Q1 और बीच की दूरी हो गई R। तो बच्चों फोर्स हो गया आपका Q माइनस Q1 अपॉन r²। dF/dQ1 आपको करना है, इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो बच्चों डिफरेंशिएट करने पे ये आ गया Q1 इज इक्वल टू Q/2, और Q1 यहां से आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो तो Q2 की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी Q/2। तो ऐसा ऑप्शन हो गया बच्चों डी, दोनों के मान मिलेंगे आपको Q/2 Q/2। अगला क्वेश्चन देखो, दो आवेश एक दूसरे से 0.06 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके बीच में लगने वाला बल आपको बोल दिया 5 न्यूटन है। यदि प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश की ओर 0.01 मीटर खिसक जाए तो अब इनके बीच में बल कितना होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, पहले दूरी कितनी थी 0.06 मीटर, पहले दो आवेश थे जिनके बीच की दूरी थी 0.06 मीटर। अब क्या बोल दिया कि दोनों आवेश जो हैं, प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश की ओर 0.01 मीटर से खिसक रहा है। तो इधर वाला जो आवेश पहले यहां था और दूसरा आवेश यहां पर था, ये भी इधर खिसक गया 0.01 मीटर से, और ये वाला भी इधर खिसक गया 0.01 मीटर से। तो बच्चों 0.06 में से 0.02 कम हो गया, तो अब इनकी नई स्थितियां बन गई यहां पर, तो इनके बीच की दूरी हो गई 0.04। ठीक है, तो अब कितना बल लगेगा ये चीज अपने को इसने पूछी है। तो F प्रोपोर्शनल होता है 1/r², तो F1/F2
इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। R2 हो गया 0.04, R1 दिया हुआ है 0.06, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो गया बच्चों 4/6 मतलब 2/3 तो 4/9। तो F2 पूछा है मैं, तो F2 इज इक्वल टू 9/4 गुणा F1, 5 हो गया 45/4, 45/4 न्यूटन आ गया। देख लो क्या हो जाएगा ऑप्शन, 11.25, 11 चौक 44, 25 4 हाँ 45। तो ये हो गया बच्चों 11.25 न्यूटन, ये कॉन्सेप्ट हो गया इसका। अगला देखो, विपरीत प्रकृतियों समान परिमाण के दो आवेश एक निश्चित दूरी पर स्थित हैं एवं उनके बीच कार्यरत बल F है। यदि एक आवेश का 75% दूसरे पर स्थानांतरित कर दिया जाए, कर चुके हैं बच्चों अभी अपन ऐसा क्वेश्चन कि भाई Q आवेश था मान लो, अब इसका 75% निकालना है, तो मैंने बोल दिया कि भाई ये हो गया 3/4Q। इतना आवेश दूसरे पर भेज दिया, पहले दोनों कैसे थे, समान प्रकृति और समान परिमाण के, तो अब नए आवेश क्या हो गया, एक ने तो इतना त्याग दिया, इतना स्थानांतरित कर दिया, तो एक पे तो बच गया Q/4 और दूसरे पर बच गया बच्चों 3/4Q। और अब यहां पर निकाल दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो कैलकुलेशन है, सिंपल कर सकते हो यहां से। चलो बच्चों ये आ गया अध्यारोपण के सिद्धांत पे। तीन समान आवेश प्रत्येक प्लस Q एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पे रखे हैं, तो प्रत्येक आवेश पर कार्यरत बल, मैं बच्चों डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं, कैलकुलेशन आपको करनी है। प्लस क्यू आवेश के तीन बिंदु आवेश हमने रख दिए त्रिभुज के तीन शीर्षों पे, प्रत्येक भुजा बोल दी ए, और किसी एक आवेश पे बताना है। मान लो भाई मैंने इस वाले आवेश पे ले लिया, तो अब ये तीन आवेशों का निकाय हो गया, किसी एक आवेश पे दो अन्य आवेश लगाएंगे बल, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो इस वाले ने इस पे बल लगाया तो बाहर की ओर, इस वाले ने इस पे बल लगाया तो भी बाहर की ओर। समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण हो गया बच्चों 60 डिग्री का, तो इन दोनों के बीच में भी कोण हो गया 60 डिग्री का। अब दो सदिश राशियां जिनके बीच में कोण है 60 डिग्री, तो आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो बच्चों, आपका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। इस फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस करो और कैलकुलेशन करनी है, और बच्चों आपको मिल जाएगा यहां पर परिणामी बल। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी बच्चों ये आपका अध्यारोपण के सिद्धांत पर ही है। अब की बार दे दिया आपको वर्ग, और वर्ग के चार शीर्षों पे चार आवेश रख दिए और किसी एक शीर्ष पे पूछ लिया, तो अब की बार चार आवेशों का निकाय है, तो किसी एक आवेश पे तीन अन्य आवेश लगाएंगे बल। तो देखो बच्चों ये वाला तो लगाएगा, ये प्रतिकर्षित कर रहा है, ये भी इधर प्रतिकर्षित कर रहा है, और ये वाला भी इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। कोई दो का परिमाण निकाल दो, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इसी दिशा में हो जाएगा, फिर इन दोनों का परिणाम निकाल लो, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगी यहाँ पर इसकी वैल्यू। कैलकुलेशन करना बच्चों बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना दिशा के साथ में। दिशा के लिए मैंने आपको बताया सदिश राशियों का, आपने समांतर चतुर्भुज नियम जो क्लास 11th में पढ़ा था, वहां से परिणामी निकालने का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तीन सदिश राशियां हैं, तो परिणामी कैसे निकालते हैं, पहले किन्हीं दो का निकाल दो और उन दोनों का परिणामी तीसरे वाले सदिश के साथ में निकल जाएगा। ये तरीका हो गया इनका। चलिए बच्चों एक और पैटर्न, लास्ट पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं यहां पर किस तरीके से पूछा जा सकता है। दो समान आवेश d दूरी पर स्थित हैं, एक तीसरे आवेश को लंबार्धक पर x दूरी पर रखा गया है, यह आवेश अधिकतम कूलाम्ब बल का अनुभव करेगा यदि, इस तरीके से बात कर रहे हैं कि भाई दो आवेश हैं, लंबार्धक का मतलब हो गया कि भाई इसके मध्य भाग से होते हुए लंबवत दूरी पर रखा गया है, तो ये यहां पर रख दिया, इसने बल लगाया, इसने बल लगाया। अधिकतम दूरी के लिए वापस से मैंने अभी बताया था कि भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है, df अपॉन dx की वैल्यू कर दो बच्चों 0, दूरी पूछिए। अभी एक पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें पूछा था आपको आवेश का मान, तो वहां पर आपने बोल दिया था कि भाई बल में आवेश के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब 0 होगा। और यहाँ पर दूरी पूछी अधिकतम बल के लिए, तो बोल दिया कि साहब दूरी के साथ बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो df अपॉन dx इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करनी है बच्चों, सिंपल कॉन्सेप्ट है, तरीका आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ऐसे ही बच्चों ये फिर से आपका सेम क्वेश्चन, फिर से अध्यारोपण के सिद्धांत पर है, ये भी बच्चों अध्यारोपण के सिद्धांत पे है। पांच बिंदु आवेशों को प्रत्येक का मान प्लस क्यू बोल दिया, समषटभुज के शीर्षों पे रखा गया है, केंद्र पर माइनस क्यू आवेश है, तो कार्यकारी बल निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हो यहां पर भी अध्यारोपण के सिद्धांत से। अगला क्या बोल दिया, दो समान गोले जिन पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है कुछ दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच में बल लग रहा है F। अगर दोनों गोलों के बीच एक समान प्लस क्यू आवेश का गोला रख दिया जाए, तो उस पर कार्य करने वाले बल का मान व दिशा क्या होगी। तो बच्चों अब ये बोल दिया गया कि पहले दो गोले थे अपने पास में और दोनों पर आवेश थे, एक पर प्लस क्यू और दूसरे पे था माइनस क्यू। इनके बीच की दूरी थी, कोई भी दूरी मान लो कि इनके बीच की दूरी थी कोई x, और अब इनके दोनों गोलों के बीच में
तो दोनों गोलों के बीच में रख दिया ये तीसरा गोला, इस पे आवेश बोल दिया प्लस क्यू। तो अब ये कह रहा है कि इस पर लगने वाले बल की, तो उस पर कार्य करने वाले बल का मान वो दिशा होगी। तो निकाल दो बच्चों दिशा और बल। अगर टोटल दूरी x है, ये मध्य भाग में रखा है, तो ये दूरी हो गई x/2 और इधर भी इन दोनों के बीच की दूरी हो गई x/2। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये इस पे बल लगाएगा तो प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा हो गई ये। ठीक है, अब ये इस पे बल लगाएगा तो ये क्या करेगा, इसको आकर्षित आकर्षित करेगा, तो इसकी भी दिशा हो गई ये। तो इस पर नेट बल कितना मिल जाएगा, F1। अगर इसको मैं F1 बोलता हूं, इसको मैं F2 बोलता हूं, तो बच्चों परिणामी बल मिल गया आपको F1 प्लस F2। और इसकी दिशा क्या होगी, तो देखो कोई दिशा नहीं, प्लस क्यू आवेश की तरफ, माइनस क्यू आवेश की तरफ। तो देखो यहाँ पर दोनों के लिए दिशा क्या जा रही है, माइनस क्यू की तरफ। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें माइनस क्यू, तो ये लो जी, कैलकुलेशन ही करने की जरूरत नहीं, चौथे वाले में भी प्लस क्यू बोल दिया, तो माइनस क्यू वाले की तरफ जाएगा ये। तो बच्चों ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक, जिसमें हमने आवेश और कूलाम के नियम पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर किए। अगले टॉपिक में अपन बात करेंगे, अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आज के टॉपिक में हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र और उसके कुछ क्वेश्चंस की। सो थैंक यू बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए। जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं बच्चों, रेगुलर आपको वीडियोस अपडेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे, सो कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू बच्चों।